हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा टीचर एंड ट्रेनर आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर विच इज़ आशीष तिवारी। आज का सेशन, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर। नए दिन की शुरुआत नए चैप्टर से करते हैं एंड द सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। आपका डीएससी का सब्जेक्ट है, यानी कि कोर्स क्रेडिट 4 होने वाला है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए, आपके सेमेस्टर के लिए। बीए प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च को अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं, देन वी कैन से दैट इट इज व्हेन पीपल कलेक्ट इंफॉर्मेशन, study that information carefully and then try to find better ways to teach students। बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके निकालना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, टीचर समझाना चाहता है कि जो x का जो अगर x² इज इक्वल टू 5 है तो हम x कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब टीचर ने यहाँ पे 3-4 मेथड निकाले। टीचर ने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर x की जगह 1 होता तो क्या होता, ठीक है, 2 होता तो क्या होता, x की जगह y होता तो क्या होता। हर एक टीचर का एक अलग अलग तरीका होता है समझाने का, करेक्ट। अंडर रूट क्या होता है, उनको जो है सिखाना पड़ेगा पहले अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अच्छा आयोटा क्या होता है, ठीक है, माइनस आयोटा क्या होता है, क्या अंडर रूट अगर माइनस के अंदर अंडर रूट 25 आ जाए तो वो क्या होगा। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है, ये छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर अंडर रूट 25 है तो इसका क्या आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आई नो इट इज़ नॉट रिलेटेबल बट इट इज़ रिलेटेबल समहाउ इन योर लाइफ, ओके। सो यू मस्ट गिव मी द आंसर। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, ठीक है। ये वीडियो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि ये वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए है। तो ये वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए है जिसके सब्जेक्ट में ये सिलेबस है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। इट डजेंट मैटर वेदर यूर फ्रॉम DU सोल, NCEEB रेगुलर और एनी अदर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है, देन दिस वीडियो सीरीज इज स्पेसिफिकली मेड फॉर यू। अच्छा, वाई इज दिस वीडियो सीरीज स्पेशल, ये स्पेशल क्यों है। बहुत सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं लेकिन यही आपको क्यों देखना है। देखो, यहाँ पर आप जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम कंटेंट के बेसिस पर है, ठीक है। यानी कि जो भी टॉपिक आप स्टडी करोगे वो किसी न किसी तरह से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओवर द ईयर्स जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें क्या क्या टॉपिक यूज किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, वो सभी हमने प्रिडिक्ट करके यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। यानी कि आप लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ एग्जाम का कंटेंट होगा, इधर उधर की कोई बात नहीं होने वाली है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखनी है और एक एक चीज जो आपको बताई जा रही है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। आसान से आसान भाषा के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो यूनिट 1 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। भाई रिसर्च होता क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया और भाई पढ़ाई में ही क्यों रिसर्च किया, ठीक है। भाई रिसर्च तो और भी बहुत सारी चीज़ों की होती है लेकिन पढ़ाई के अंदर उसका क्या यूज़ है, क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये हम सीखेंगे। जिसके अंदर लेसन 1 के अंदर हम सीखेंगे एजुकेशनल रिसर्च। भाई एजुकेशनल रिसर्च होता क्या है, इसके अंदर किया क्या जाता है। एजुकेशनल रिसर्च पता तो चल गया कि भाई प्रॉब्लम ली जाती है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं अलग अलग तरीके से, फिर उसको बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम आती कहाँ से है, उनका सॉल्यूशन फिर निकलेगा कैसे, और अगर निकल भी गया तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। क्योंकि भारत एक अखंड देश है, ठीक है, या कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। यहाँ पर 150 करोड़ की आबादी है, कितने सारी पता नहीं कितनी मात्रा के अंदर स्कूल्स है, सबके अंदर वो कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। जनरल रिसर्च स्किल्स एंड देयर रेलेवेंस इन द रिसर्च। रिसर्च स्किल्स क्या होती है और उनका रिसर्च के अंदर रेलेवेंस क्या है, यानी कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एथिक्स एंड इंटेग्रिटी इन रिसर्च। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, देखो इंटेग्रिटी का मतलब होता है देखो कह सकते हैं डूइंग द राइट थिंग, बीइंग ऑनेस्ट एंड डूइंग द राइट थिंग इज इंटेग्रिटी। देखो इसको मैं आपको आई एम सेइंग अ सेंटेंस टू यू, डोंट यू हैव इंटेग्रिटी टू दैट पर्सन। क्या आपके मन में उस इंसान के लिए कोई सच्चाई, कोई
लॉयल्टी नहीं है, इंटेग्रिटी एक तरीके से हम उसे लॉयल्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं आपका हिंदी में उसे व्हाट्स द वर्ड, नैतिकता, नैतिकता कह सकते हैं, ठीक है। तो एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। आपके एथिक्स क्या है? किसी कंपनी का एथिक्स ये है कि भाई वो ना अपने कस्टमर्स को अपना भगवान मानती है, वो उनका एथिक है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट इसका मेन एक जो डायरेक्शन जिसमें मैं जाना चाहती हूँ, आई होप आप वो समझ गए होंगे। यूनिट 2 के अंदर आप सीखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब देखो रिसर्च का ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस के अंदर क्या क्या कंपाइलेशंस है, क्या क्या कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज असेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, उसका रिसर्च मेथड्स के अंदर क्या क्या यूज होता है, वो हम यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च होता क्या है? दोबारा से एजुकेशनल रिसर्च का मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि एक एजुकेशन रिलेटेड किसी प्रॉब्लम की डीप स्टडी करना, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्यों हो रही है और उसका सही तरीका क्या है उसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वर्क डन बाय गेसिंग, ये ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ गेसिंग से होता है। इन दिस वी यूज फैक्ट्स, डेटा एंड एविडेंसेस। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास आर वीक इन स्टडीज, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, अ टीचर मे डू रिसर्च टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अब टीचर रिसर्च करेगा कि दिक्कत आ कहाँ रही है, कि टीचिंग मेथड में दिक्कत है, बच्चों की प्रैक्टिस में दिक्कत है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर अटेंशन, बच्चों का अटेंशन स्पैन में प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से रिसर्च हेल्प्स अस रीच द रियल कोज। व्हाई इज एजुकेशनल रिसर्च इंपॉर्टेंट? अब ये ज़रूरी क्यों है? देखो, नई नई दिक्कतें आती रहती है एजुकेशन के फील्ड में हर दिन। एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट सेम, हर एक बच्चा सेम नहीं होता। एवरी क्लास एनवायरनमेंट इज नॉट सेम एंड एवरी स्कूल सिचुएशन इज डिफरेंट। देयरफॉर रिसर्च इज वेरी नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन। अब हर किसी का अलग एनवायरनमेंट है, तो रिसर्च एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। रिसर्च हेल्प्स अस नो, रिसर्च से हमें क्या से पता चलता है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या उन्हें बुक इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, क्या उन्हें सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, क्या जो हमने डाटा उन्हें दिया है क्या वो मॉडिफाइड है या नहीं है, क्या बुक के अंदर पुराना सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कौन सा टीचर का मेथड इफेक्टिव है, बच्चों का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं, ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, एंड हाउ टू मेक द स्कूल एनवायरनमेंट बेटर। एग्जाम्पल, इफ चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड साइंस, साइंस को नहीं समझते, इफ द टीचर ओनली एक्सप्लेन्स इट्स अगेन इट मे नॉट हेल्प। अब भाई आपको एक तरीका जो टीचर समझा रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा, अब आप उसे कितनी ही बार रिपीट कर लो उस बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा, अनलेस और अनटिल दे आर हाइपर फोकस्ड, ठीक है। बट थ्रू द रिसर्च द टीचर मे फाइंड द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेटर थ्रू एक्सपेरिमेंट, डायग्राम एंड एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग। अब टीचर को पता चला कि बोल के बताने से कोई फायदा नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, फर्स्ट इज इट इज सिस्टमैटिक। भाई ये सिस्टमैटिक है, कोई ऐसा नहीं है कि गैस कर दिया और ये हो गया, पेपर पे डाटा लिख दिया हो गया, नहीं, इसका पूरा एक सिस्टम होता है। सिर्फ प्लानिंग से नहीं होता, पहले दिक्कत को आइडेंटिफाई करो, फिर डाटा कलेक्ट करो, फिर एनालिसिस करो, फिर एक कंक्लूजन बनाओ और फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। अगर एक टीचर जानना चाहता है whether giving homework improve students performance, कि भाई होमवर्क देने से, अगर मैं होमवर्क बच्चों को देता हूँ तो क्या उससे बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी या खराब होगी। फर्स्ट द पर्पस विल बी डिसाइडेड, पहले पर्पस डिसाइड किया जाएगा कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन होगी और फिर डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम, ये दिक्कत पर बेस्ड है। देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम, रिसर्च इज ऑलवेज डन टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। रिसर्च हमेशा दिक्कत को सॉल्व करने के लिए की जाती है, राइट। रिसर्च आप रिसर्च के अंदर भी काफ़ी पैसा जाता है, राइट। तो आप बेफालतू में बिना किसी एम के आप क्यों रिसर्च करोगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रिसर्च की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, वाई आर स्टूडेंट्स गेटिंग लो मार्क्स, भाई बच्चों के कम नंबर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अटेंडेंस स्कूल के अंदर इतनी कम क्यों है, बच्चे जो है रीडिंग में इतने वीक क्यों है। रिसर्च इज डन टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस का जवाब पाने के लिए रिसर्च की जाती है। ये फैक्ट्स और डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। एजुकेशनल रिसर्च के अंदर हम अपने ओपिनियन पर, किसी के ओपिनियन को यहाँ पर नहीं माना जाता कि भाई आपका क्या कहना है, नहीं।
वो सिर्फ डाटा को चेक करते हैं, उनका क्या डाटा आया है, क्या रीडिंग आई है, उनको चेक किया जाता है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है भाई। मार्क्स हो सकते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे के मान लो कि 8 नंबर आ रहे हैं 20 में से, तो सोचेंगे भाई क्यों आ रहे हैं, ठीक है, इतने कम क्यों आ रहे हैं। अटेंडेंस कैसी है बच्चों की, कम है या ठीक है। ऑब्जर्वेशन कैसी है, ठीक है। क्वेश्चनेयर, क्या वो सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते। इंटरव्यूज़, यानी कि फॉर एग्जांपल भाई टीचर बच्चे को एकदम खड़ा कर देता है, ठीक है, उनसे पूछता है काफ़ी सारे सवाल, कभी कभी वो भी आके खुद पूछ लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कहता है, अगर कोई कहता है दैट चिल्ड्रन आर वीक इन स्टडीज़, इट इज़ ओनली एन ओपिनियन। आपको कोई कह दे कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, वो उनका ओपिनियन है ना, उनको लगता है ऐसा। आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं नहीं हैं, आप मीडियम हैं, ये तो आपको पता है ना। बट इफ़ यू लुक एट देयर टेस्ट मार्क्स, क्लास रिस्पॉन्स एंड डेली वर्क एंड देन ड्रॉ अ कंक्लूजन, दैट विल बी रिसर्च बेस्ड। लेकिन देखो ये तो हो गया ओपिनियन। अब फैक्ट कैसे करेंगे भाई। आप एक साल, फॉर एग्जांपल आप एक महीने का एक टेस्ट मार्क्स देखते हैं, फिर क्लास के अंदर रिस्पॉन्स कैसे देखते हैं, वो होमवर्क करके जाते हैं नहीं देते, तो वहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है उस चीज़ का, ठीक है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव। रिसर्च शुड नॉट इंक्लूड पर्सनल फीलिंग्स और बायस। पर्सनल फीलिंग्स और बायस का यहाँ पर बायस यानी कि किसी एक के लिए किसी एक की ज़्यादा वो करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी सिस्टर है, ठीक है, आपकी फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय एंड आई हैव 2 sisters। अब मेरी दोनों बहनें आपस में तो बहुत प्यार करती हैं, बट दे लीव मी अलोन समटाइम्स, तो शी इज़ बायस्ड टू हर, उन्हें वो उसको ज़्यादा फेवर करती हैं। वो समझ रहे हो, फेवर इन द सेंस फेवरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर फीलिंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। वॉट इज ट्रू शुड बी रिटन, जो सच है वो साफ साफ लिखो। अ टीचर शुड नॉट थिंक दैट हिज और हर मेथड इज ऑलवेज करेक्ट। टीचर को कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वही सही है। डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। एग्जाम्पल, इफ अ टीचर फील्स दैट देयर टीचिंग मेथड इज द बेस्ट, अगर टीचर को लगता है भाई मेरा पढ़ाया हुआ सबसे अच्छा है, बट द डाटा ये दिखा रही है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, तो टीचर को अपना मेथड चेंज करना चाहिए। इट गिव्स कंक्लूजन्स। रिसर्च एंड्स विद कंक्लूजन, रिसर्च कंक्लूजन के साथ खत्म होती है। When the data has been collected and analyzed, it is stated what the problem was। जब उसको डाटा को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है तो वहाँ से दिक्कत पता चलती है। अब वो दिक्कत हो क्यों रही है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। इफ रिसर्च शोज दैट चिल्ड्रन आर गेटिंग रीडिंग प्रैक्टिस, अगर दिखाता है कि भाई बच्चे रीडिंग प्रैक्टिस ही बहुत कम कर रहे हैं, तो कंक्लूजन ये निकलेगा दैट डेली रीडिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट। अब रीडिंग अच्छी करने के लिए तो डेली उनको कुछ ना कुछ रीड करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अब भाई हमें पता तो चल गया कि भाई दिक्कत को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दिक्कत को पता करने के लिए आपके शरीर में कहीं पे आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो क्यों का कारण हमें पता करना पड़ेगा ना। फर्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज, दिक्कत असली में है क्या। मैनी टाइम्स द प्रॉब्लम वी सी इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि जो दिक्कत हमें लगती है वो असल में प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ चिल्ड्रन आर साइलेंट इन द क्लास द प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली साइलेंस, द रियल प्रॉब्लम में बी फियर। अब कोई टीचर आया और क्लास बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप हो गई, तो दिक्कत वहाँ पर क्या हो सकती है कि भी बच्चे डर रहे हैं, ठीक है, बोर्डम, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छा ना हो। तो टू फाइंड द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, अब भाई दिक्कत के कारण क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम जानना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई वो हो क्यों रही है, ठीक है। जब तक कारण नहीं पता चलेगा, सॉल्यूशन जो है हमेशा नहीं होता कि वो सही रहेगा। कभी कभी क्या पता हमने ऐसे ही कुछ भी निकाल दिया, वो सॉल्यूशन ना हो वो असली प्रॉब्लम का। एग्जाम्पल, इफ़ द स्टूडेंट्स आर फेलिंग द कॉजेज में भी, अब भाई बच्चे फेल हो रहे हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, भाई टीचर शायद अच्छा नहीं पढ़ा रहा, बच्चे खुद से कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर ज़्यादा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, भाई जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसमें उसको मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ रिसर्च इज़ टू फाइंड द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। भाई सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि हाँ ये दिक्कत हमें पता चल गई, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ चिल्ड्रंस रीडिंग इज़ वीक द सॉल्यूशन में भी, अब भाई बच्चों की रीडिंग अच्छी नहीं है, क्या हो सकता है? डेली प्रैक्टिस करवाई जाए रीडिंग की, स्टोरी रीडिंग करवाई जाए, पीयर रीडिंग करवाई जाए, और क्लासरूम एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, खासकर वो डिबेट वगैरह, ठीक है। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च हेल्प्स इम्प्रूव टीचर्स टीच एंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न। रिसर्च से टीचर को पढ़ाने में भी आसानी है, तो स्टूडेंट्स को लर्न करने में भी आसानी हो जाती है। एग्जाम्पल, इफ़ चिल्ड्रन आर गेटिंग बोर्ड विद द लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ग्रुप वर्क और विजुअल एड्स कैन बी यूज्ड। अब भाई पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो गए, अब आप उनको कोई एक्टिविटी करवा दो, ठीक है। To improve the teacher learning process, research help improves how teachers teach and how students learn। अब देखो भाई टीचिंग हो गया, डॉक्टरी हो गई, ये कुछ ऐसी जॉब्स है जिसमें आपको लाइफ टाइम सीखना रहता है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाओगे, हो सकता है कोई नया डेटा आया हो, आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है अपनी रिसर्च एंड स्टडीज़ पर। तो बिल्कुल वैसे ही टीचर्स अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो टीचर पढ़ाते कैसे हैं और बच्चे पढ़ते कैसे हैं, उनको याद हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इफ़ चिल्ड्रन आर गेटिंग बोर्ड विद द लेक्चर मेथड नहीं पसंद आ रहा, तो एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप कराओ, प्रैक्टिसेस कराओ। टू गेन न्यू नॉलेज, रिसर्च हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स अबाउट एजुकेशन। रिसर्च करने से हमें जो है बहुत सारी नई बातें पता लगती हैं एजुकेशन के बारे में। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक मेथड ठीक है, बट रिसर्च से पता चलता है कि इसी काम को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन मे लर्न बेटर नॉट ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स बट ऑल्सो फ्रॉम गेम्स एंड स्टोरीज। गेम्स और स्टोरीज से भी उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अब एजुकेशनल रिसर्च की कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी मेनली 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज बेसिक रिसर्च। ये जो रिसर्च है इसको दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ डन टू इंक्रीज नॉलेज। अब नॉलेज बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है। इसका एम इज़ टू नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम इमीडिएटली, अभी के अभी दिक्कत को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि एजुकेशन को, प्रॉब्लम को डेप्थ में समझना है। प्लीज डेप्थ में समझेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। हाउ चिल्ड्रन डेवलप मेमोरी, चिल्ड्रन की मेमोरी कैसे शार्प होती है। अटेंशन अंडरस्टैंडिंग कैन बी a topic of basic research. Applied research, this is done to solve a real life educational problem. It is practiced in nature. इससे जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लिया जाता है, और ये जो है प्रैक्टिकल इन नेचर भी, आप इसको करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर स्कूल में अटेंडेंस कम है तो रिसर्च टू फाइंड वेज टू इंक्रीज टू बी अप्लाइड रिसर्च, भी रिसर्च करो और ऐसा पता लगो कि भी क्यों हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक्शन रिसर्च, दिस इज डन बाय द टीचर टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज और हर ओन क्लास। अभी ये काम टीचर का है एक्शन रिसर्च का, जहाँ पर वो अपनी क्लास की बच्चों की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। इट इज़ कैरिड आउट क्विकली एंड ऑन स्मॉल स्केल। अभी छोटी मोटी बात है जिन्हें वो खुद हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ अ टीचर सीज दैट स्टूडेंट आर नॉट डूइंग होमवर्क, अब टीचर ने देख लिया कि बच्चे होमवर्क नहीं करके ला रहे, द टीचर कैन डू एक्शन रिसर्च टू फाइंड द रीजन एंड सोल्यूशन, ठीक है। नीड फॉर एजुकेशनल रिसर्च, टुडेज एजुकेशन फेसेस मैनी चैलेंजेस। आज के टाइम पे बच्चों को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बच्चों का अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा, एग्ज़ाम का प्रेशर उन्हें काफ़ी ज़्यादा लगता है, द प्रॉब्लम ऑफ स्लो लर्नर्स एंड क्लासरूम डिसिप्लिन। रिसर्च इज़ नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। इन सारी दिक्कतों का एक इलाज है कि भी रिसर्च करो, ठीक है। रिसर्च से क्या होगा, टीचर अच्छे से बता पाएगा, प्रिंसिपल इम्प्रूव स्कूल्स एंड पॉलिसी मेक्स द राइट डिसीजन। कंक्लूजन पर चलते हैं। एजुकेशनल रिसर्च जो है एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी तरीका है एजुकेशन को इम्प्रूव करने का। ये हमारी मदद करता है दिक्कत को समझने में, उसका कारण ढूंढने में, और उसका एक सही जवाब कैसे निकाला जा सकता है। रिसर्च इज़ वेरी नेसेसरी फॉर गुड एजुकेशन सिस्टम। अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एजुकेशन बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रॉब्लम, फाइंडिंग देयर कॉजेज एंड डिस्कवरिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड एजुकेशनल रिसर्च। दिक्कत ढूंढ ली, अब दिक्कत का क्यों हो रही है वो दिक्कत, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हो। Okay, so now let us start with second chapter, which is common research skills and their relevance in research. अभी रिसर्च करने के लिए भी ना स्किल्स चाहिए होती है। डाटा आपको इकट्ठा करना है तो उसके लिए भी एक स्किल चाहिए होती है,
ठीक है। अब कोई भी पर्सन कहीं का भी कैसा भी डाटा उठा लाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे हैं कि दिल्ली के बच्चों में एक खराबी क्यों, और वो पूरे इंडिया के बच्चों का डाटा निकाल रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्कूल के लिए, ओवरऑल स्कूल के लिए ना कुछ स्किल्स चाहिए होती है, और उन स्किल्स का रिसर्च के अंदर क्या काम है, क्या रेलेवेंस है, वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जहां से प्रॉब्लम, टॉपिक, फिनोमिना को स्टडी किया जाता है डेप्थ के अंदर, ठीक है। हर एक टॉपिक को डेप्थ के अंदर स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे हर किसी की प्रॉब्लम है कि हम ना सोशल मीडिया के अंदर एक जब खोल लेते तो हम निकल नहीं पाते, हमें पता नहीं लगता 2-2 3-3 घंटे कैसे निकल गए। वो वहां पर कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि 60% आपका फॉल्ट है, 40% एल्गोरिथम का भी फॉल्ट है। 60% आपका फॉल्ट है क्योंकि आपको अवेयर होना चाहिए, और 40% उनका आपका नहीं है क्योंकि आपकी अटेंशन को खींचने के लिए साइंटिस्ट बिठाए हुए हैं, ठीक है। मेटा ने, इंस्टाग्राम के ओनर ने क्या कर रखा है, आपके एल्गोरिथम को इतना एडवांस्ड बना दिया गया है कि आप जो देखना चाहते हैं वही आता है आपके सामने। तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके इस बिहेवियर को डीप स्टडी के लिए साइंटिस्ट को बिठा रखा है, ठीक है। वहां पर रिसर्चर्स को बिठा रखा है जो आपका ये बिहेवियर, ये पैटर्न देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और फिर उसके हिसाब से एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर गुड रिसर्च नॉट ओनली सब्जेक्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अच्छी रिसर्च करने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बल्कि कॉमन रिसर्च स्किल्स भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो स्किल्स हैं ये रिसर्चर को मदद करती है सही इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। मैंने क्या कहा था कि हर किसी को पता है सही इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो आप और मैं सभी रिसर्चर हैं, लेकिन एक असली स्किल्ड रिसर्चर वही होता है जिसको ये भी पता होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब उस करेक्ट इंफॉर्मेशन तो मिल गई, अब उसको समझना, एनालाइज करना और कंक्लूजन निकालना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर एक स्टूडेंट जो है वो ये पढ़ना चाहता है कि मैं ऑनलाइन, हाउ डू ऑनलाइन क्लासेस अफेक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, अब ये बच्चा जानना चाहता है इसका आंसर। They will need skills like data collection, observation, reading, analysis and writing. अब अगर आपको वाकई में ऑनलाइन क्लासेस का परफॉर्मेंस देखना है, एक तो आप वीडियो यूट्यूब पे देख लोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, दोज वीडियो, वो भी किसी का ओपिनियन होता है, और हर किसी का ओपिनियन सच हो ये बात ट्रू नहीं है, करेक्ट। अगर आपको इस चीज का जानना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आर्टिकल्स पढ़ोगे, ठीक है। आप कुछ वीडियोस देखोगे, स्टूडेंट्स के रिव्यू देखोगे, फिर उन सब डाटा को कलेक्ट करोगे, फिर स्टडी करोगे उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसको लॉज से कुछ डिफाइन करोगे, या फिर लॉज से भी नहीं बट एक किसी भी चीज को राइट या रॉन्ग प्रूव करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल्स है उनको देखना पड़ता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट या रॉन्ग है भी कि नहीं। आप ऑब्जर्व करोगे, फिर आप बच्चों का रिजल्ट देखोगे कि ठीक है भाई परफॉर्मेंस तो अच्छी बता रहा है बट रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आप एनालिसिस करोगे और फिर आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ, ऑनलाइन स्टडी में फायदा भी है नुकसान भी है, फायदा ये है, नुकसान ये है, और इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कॉमन रिसर्च स्किल्स। अब भाई कॉमन रिसर्च स्किल्स होती क्या है, देखो ये ना आपकी एक एबिलिटी होती है, ठीक है। ये चाहिए होती है आपकी एबिलिटी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट एनी रिसर्च वर्क। कोई भी रिसर्च का काम पूरा करने के लिए ये आपको एबिलिटी चाहिए होती है। ये एबिलिटीज जो है या जो आपकी स्किल्स है, ये रिसर्चर को हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू राइट अ फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट लिखते वक्त आपके पास प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों होना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम तो पक्का होना चाहिए, सॉल्यूशन तो बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम आपके पास होनी चाहिए। अब एक कॉमन रिसर्च स्किल है क्या, सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि बिल्कुल ध्यान से देखना लोगों के एक्शंस को, कि भाई वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ना किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि अच्छा ओके वो हाथ किस एंगल से उठा रहा है, ठीक है। जब कोई पर्सन उससे बात करते हैं तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, क्या वो एंग्री कितना जल्दी होते हैं, वो काम कितने हैं, ठीक है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो मतलब कि क्या वो एक इम्पल्सिव पर्सन है कि जब दे बिल्कुल डायरेक्टली उनको जो है कुछ भी बता दिया, या फिर वो सोचते हैं। ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, डीपली एक इंसान के एक्शंस को स्टडी करना, ठीक है।
A good researcher not only sees but also notes what is happening and why. अब ये अच्छा रिसर्चर सिर्फ देखता नहीं है, वो लिखता भी है, ठीक है। आपने देखा होगा जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अपनी थेरेपीज जब वो लेते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, जो भी उनकी बातें होती हैं वो साथ साथ में नोट कर रहे होते हैं, करेक्ट। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम समझने में मदद करेगा, नॉलेज ऑफ रियल सिचुएशंस के बारे में पता चलेगा, भाई रियल सिचुएशन क्या है। कभी कभी नहीं, जो कभी कभी हम ढूंढने कुछ और निकलते हैं और असलियत में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें मिल जाती है, ठीक है। गलत कंक्लूजन निकालने में, गलत कंक्लूजन से बचने में हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। अ टीचर ऑब्जर्व्स क्लासरूम बिहेवियर टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट लेस। एक टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को ध्यान से देखता है और जब वो देखता है तो उसे पता लग जाता है, अच्छा ठीक है इतने बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग स्किल्स, अ गुड रिसर्चर आस्क्स द राइट क्वेश्चन, सही सवाल पूछता है। क्वेश्चनिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक डीपली एंड गाइड द रिसर्च। क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है। वाई स्टूडेंट इंटरेस्ट इन स्टडीज डिक्रीजिंग, बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल, रिसर्च बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। रिसर्च तब शुरू होती है जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाती है, आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। द रिसर्चर मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द रियल प्रॉब्लम इज एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। भाई रिसर्चर को रिसर्च करने से पहले पता होना चाहिए दिक्कत क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। भाई छोटी मोटी दिक्कत भी तो हो सकती है, लेकिन अगर बड़े लेवल की है तो आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, रिसर्च को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। भाई प्रॉब्लम पता चल गई, अब हमें पता चल गया किस डायरेक्शन में हमें जाना है, ठीक है। सेव्स टाइम एंड एफर्ट, आपका टाइम और एफर्ट बचेगा, आप जो है जो काम की चीज़ें नहीं है आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेक द स्टडी यूजफुल, आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एग्जाम्पल, लो अटेंडेंस इन स्कूल कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब भाई स्कूल के अंदर बच्चे आ ही नहीं रहे हैं तो ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। इंफॉर्मेशन सर्चिंग स्किल्स, रिसर्चर शुड नो हाउ टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से कैसे हमें इंफॉर्मेशन पता करनी है ये रिसर्चर को पता होना चाहिए। सोर्सेज कौन कौन हो सकते हैं, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंटरनेट एंड इंटरव्यूज। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है वो सर्च कर रहा है NEP 2020 विल स्टडी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट एंड एकेडमिक आर्टिकल्स। अब देखो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्टडी करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पहले भी ऑफिशियल नोटिस देखेगा, गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स देखेगा कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, क्या रीज़न था इसको इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। एकेडमिक आर्टिकल्स को देखेगा। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, रीडिंग अलोन इज नॉट इनफ, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको समझना भी है। एक तो आपने कोई चीज़ पढ़ी, हाँ ठीक है, आपको ओवरऑल आइडिया लग गया, और एक आपने समझा है। समझने का मतलब क्या है भाई, उन वर्ड्स को लिखने के पीछे डीपर मीनिंग क्या है, ठीक है। एक रिसर्चर को हमेशा समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। वो डीपर मीनिंग का मतलब ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपने वो मूवी देखी लंच बॉक्स मूवी जो है, अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन देखता है, सिर्फ देखता है, तो वो देख के आएगा अच्छा ठीक है, अरे मूवी तो पता नहीं कैसी है, आई मीन इसके अंदर ना तो कोई खुशी का है ना कोई गाने हैं, कुछ नहीं है, एक पर्सन को ये लगेगा। और एक जो पर्सन जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझता है, जो डीप मीनिंग को समझता है, उसे पता लगेगा कि भाई लंच बॉक्स मूवी इज़ मोर देन व्हाट इज शोज, जो दिखा रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। टर्म्स एंड थ्योरीज, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंडिंग दैट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स नंबर बेस्ड एनालिसिस। ये समझना कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसका वो जो है आपका नंबर बेस्ड एनालिसिस होता है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ज़रूरी नहीं है कि आपने, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओ माय गॉड ओके। हेल्दी को इंग्लिश में फॉर एग्जांपल लाइबोथेरेमिक कहते हैं, ठीक है। अब ये बात आर्टिकल में लिखी थी भी, हल्दी को इंग्लिश में लाइबोथेरेमिक कहते हैं, आपने मान ली, आपने स्कूल में भी बता दिया कि भी, आपने स्टूडेंट से पूछा ही हल्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा टर्मरिक कहते हैं, आपने कहा रॉन्ग आंसर, उसको लाइबोथेरेमिक कहते हैं। अब आपको गलत साबित हुआ क्योंकि हल्दी तो इंग्लिश में टर्मरिक होती है, ठीक है। लाइबोथेरेमिक तो ग्रीक वर्ड है, उसका तो कुछ और मीनिंग होता है,
ठीक है। तो ब्लाइंडली इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि उसको इवेल्युएट करना है लॉजिक के साथ। भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक करो, रीचेक करो आर्टिकल्स के साथ, एविडेंस एंड फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, ये सही और गलत इंफॉर्मेशन पता करने में मदद करता है, ठीक है। अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग करने में आपको मदद करता है और रिसर्च क्वालिटी भी आपकी अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल, इफ अ सर्वे शोज 90% सेटिस्फैक्शन, द रिसर्चर चेक्स द सैंपल साइज एंड मेथड यूज। अगर एक सर्वे 90% सेटिस्फैक्शन दिखाता है तो रिसर्च क्या करेगा, अपने सैंपल साइज और मेथड्स को देखेगा कि भी अच्छा देखो, रिसर्च करते दौरान एक इंसान ना काम करते रहता है, उसको नहीं पता क्या होगा, वो बस अपना मन लगा के काम करता है। जैसे ही वो सफल हो गया, हाँ फिर वो देखेगा अच्छा मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे किया, यहां से रिजल्ट आया, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स भी चाहिए होती है इसके अंदर। इसका मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसको सही तरीके से समझने के लिए। एग्जाम्पल, अगर रिसर्च अच्छी नहीं हुई, तो अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो रिसर्चर एनालिसिस क्या करेगा, अटेंडेंस देखेगा, टीचिंग मेथड देखेगा एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ सिलेबस। इंपॉर्टेंस क्या है, कॉज पता लग गया, ठीक है, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन हो गया डाटा का एंड एड्स डिसीजन मेकिंग। अब कंपैरेटिव स्किल्स भी चाहिए होती है। कंपैरेटिव स्किल्स का मतलब होता है जब आप दो या दो से ज्यादा सिचुएशंस को कंपेयर कर सको ग्रुप या फिर रिजल्ट के साथ, ठीक है। कंपेयरिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, दोनों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। इंपॉर्टेंस क्या है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपको पता लगेंगे, अच्छा कंक्लूजन आप निकाल पाओगे और पॉलिसी मेकिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। डेटा कलेक्शन स्किल, अ रिसर्चर मस्ट नो हाउ टू कलेक्ट एक्यूरेट डाटा, सही डाटा कलेक्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट, ये आपके कुछ मेथड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग अ क्वेश्चनेयर टू स्टडी स्टूडेंट्स रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड नोट टेकिंग स्किल, ऑल कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली, पॉइंट टू पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा और सीरीज वाइज की पहले ही आया फिर दूसरा ही आया, ताकि आपको जब आप दोबारा वीडियो देखो तो आपको पता लग जाए हाँ इस पार्ट का ये कंक्लूजन है, ठीक है। और डेटा लॉस और मेक एनालिसिस इजियर। अभी आप पेपर पे नोट डाउन करोगे तो आपकी मेमोरी भी उस तरीके से वर्क करती है, फिर आपको इजीली रिमेंबर आप कर पाओगे कि क्या एनालिसिस हुआ था और फिर आप उसको बाद में डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, रिसर्च इन्वॉल्व्स मल्टीपल टास्क्स लाइक रीडिंग। रिसर्च के अंदर काफ़ी सारे काम होते हैं भाई, पढ़ना पड़ता है, डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्रॉब्लम निकालना पड़ता है, उसका रिजल्ट निकालो, फिर उसका कंक्लूजन निकालो, ठीक है। ये कोई आसान काम नहीं है कि कोई भी कर ले। एग्जाम्पल, डिवाइडिंग रिसर्च वर्क इनटू सेक्शन। अब भी रिसर्च वर्क को ना सेक्शन के अंदर कर दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी पहले इंट्रोड्यूस करेंगे हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव भी क्यों कर रहे हैं, मेथडोलॉजी भैया हमने किस मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश की, क्या क्या हमने पाया और ये हमारा कंक्लूजन है। राइटिंग स्किल्स, रिसर्च इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है थीसिस और आर्टिकल्स के अंदर। क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड राइटिंग इज इसेंशियल। एग्जाम्पल, अनक्लियर कंक्लूजन मेक्स द रिसर्च वीक। अगर आपकी कंक्लूजन अनक्लियर है तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्चर को जो है मस्ट क्लियरली प्रेजेंट आइडियाज बोथ ऑरली एंड इन राइटिंग। अभी एक रिसर्चर को दोनों तरीके से अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, लिख के भी और जो है बोल के भी, ठीक है। एक्सप्लेनिंग रिसर्च फाइंडिंग इज इन द प्रेजेंटेशन। टेक्निकल स्किल्स, मॉडर्न रिसर्च जो आज की रिसर्च है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन टूल्स। एग्जाम्पल देखते हैं कि डाटा एंट्री इन एक्सेल, डाटा एंट्री आपको आनी चाहिए एक्सेल के अंदर, ठीक है। वर्ड के अंदर रिपोर्ट राइटिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप दे सके तो, सर्वेज यूजिंग गूगल फॉर्म। टाइम मैनेजमेंट स्किल, आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करना आना चाहिए ताकि आपकी रिसर्च जो है टाइम के अंदर कंप्लीट हो सके। पहले वीक के अंदर आप टॉपिक देखेंगे, दूसरे वीक के अंदर लिटरेचर रिव्यू करो, तीसरे वीक के अंदर डेटा कलेक्शन करो, चौथे वीक के अंदर एनालिसिस एंड राइटिंग्स को देखो। पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन, रिसर्च जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, और जिसको जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड रिविजन्स के अंदर और एफर्ट्स के अंदर किया जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि भाई 40 सालों से इस रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला,
ठीक है, कितनी सारी सर्चेज हुई है, उन सब के अंदर ऐसा लिखा होता है. एग्जाम्पल, मेंटेनिंग पेशेंस व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट रिसीव ड्यूरिंग इंटरव्यूज. इंटरव्यूज के दौरान आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ना मिल सके तब भी उसके लिए पेशेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. हिस्ट्री एंड एथिक्स. ट्रूथफुलनेस एंड एथिकल बिहेवियर आर इसेंशियल इन रिसर्च. भाई आपका लॉयल होना अपनी रिसर्च को लेकर और सच्चा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है, देखो लॉयल का यहाँ पे क्या मतलब है, आप कोई रिसर्च कर रहे हो और आपका जो आंसर निकलेगा ना उससे बहुत सारी कंपनीज अफेक्ट होंगी फॉर एग्जाम्पल. तो वो क्या करेंगे, वो कंपनीज आपको कॉल करेंगी कि आप रिसर्च कर रहे हो, हम आपको पैसे दे देंगे, आप रिसर्च के अंदर इस नुकसानदायक चीज़ का फ़ायदा बता दो कि भाई ये तो बहुत अच्छी है, एवोकाडो बहुत अच्छा है. आई एम नॉट सेइंग एवोकाडो इज़ बैड, बट इट इज़ नॉट नेचुरल. ठीक है, आज के टाइम पे एवोकाडो की कितनी मार्केटिंग हो रही है, डरमेट देखो, ठीक है, आपके डॉक्टर्स देखो, वो सब कितना ज़्यादा कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल थिंग. और जो चीज़ें नेचुरल नहीं होती हैं वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है. ठीक है. एक्सटर्नल रिसर्च डाटा शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड और कॉपीड. डाटा मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर निकाल के दो. इवन इफ द रिजल्ट्स आर अनएक्सपेक्टेड, आपने जो सोचा था शायद वो रिजल्ट नहीं आया, बट उन्हें चेंज नहीं करना है आपको. रेलेवेंस ऑफ दी स्किल्स इन रिसर्च. अभी इनकी रेलेवेंस क्या है? Provides direction. Skills like problem identification and questioning guide the research properly. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उस पर सही सवाल पूछो तो आपकी रिसर्च प्रॉपर हो पाएगी. इम्प्रूव क्वालिटी. प्रॉपर डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन इनहेंस रिसर्च क्वालिटी. अगर आप प्रॉपर डाटा एनालिसिस और कलेक्शन कर रहे हो तो आपकी जो है रिसर्च क्वालिटी अच्छी रहेगी. मेक कंक्लूजन्स रिलायबल. क्रूशियल थिंकिंग एंड एनालिसिस लीड टू द ट्रस्टवर्दी कंक्लूजन. ठीक है. हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. रिसर्च जो है आपको दिक्कत और मतलब कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करता है. डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड. वो जो है वो थिंकिंग मतलब कि प्रमोट करते हैं कि आपकी जो सोच है वो लॉजिक, एविडेंस और फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए. किसी पर्सन ने आपको कुछ कह दिया, ओके ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, बट हम आपको बिलीव नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. ठीक है. सेव टाइम एंड रिसोर्सेज. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज एड इन डिसीजन मेकिंग. फाइंडिंग हेल्प एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मेक बेटर डिसीजंस. कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट. रिसर्च हेल्प्स सॉल्व प्रॉब्लम इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड पॉलिसी. भाई क्या क्या दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है रिसर्च. क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर. एक अच्छा रिसर्चर जो है वो हमेशा क्यूरियस रहता है. क्यूरियस तो है लेकिन पेशेंस भी है. उसको दिक्कत पता चल गई, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व नहीं करना है, धीरे धीरे बट सही तरीके से. ऑब्जेक्टिव उसके पास होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए. ऑब्जर्वेशन पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए. एनालिटिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट एंड टेक्निकल नॉलेज. एक अच्छा रिसर्चर डाटा को वेरीफाई करता है और क्विक कंक्लूजन निकाल के एविडेंस के ऊपर रिलाई करता है. Why learn research skills? Learning research skills is important. ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी मदद करता है और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पता लगती है. ठीक है. आपका एकेडमिक वर्क अच्छा होगा, रिपोर्ट राइटिंग अच्छी होगी एंड यूजफुल फॉर टीचिंग एंड हायर स्टडीज. ठीक है. रेलेवेंस इन एजुकेशन. रिसर्च स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन. एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो टीचर की और स्टूडेंट की मदद करती है. किन चीज़ों में? नई टीचिंग मेथड को समझने में, बच्चे की प्रॉब्लम पता करने में, क्लास की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में. ठीक है. डेवलप द असेसमेंट टेक्निक एंड अंडरस्टैंड एजुकेशनल पॉलिसीज. एग्जाम्पल, अ टीचर कैन इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स थ्रू एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च के थ्रू वो अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकता है. कंक्लूजन पे चलते हैं. कॉमन रिसर्च स्किल्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी रिसर्च वर्क. कॉमन रिसर्च स्किल्स जो है वो फाउंडेशन होती है किसी भी रिसर्च के काम के लिए. ठीक है. स्किल्स लाइक ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, राइटिंग, analysis and writing, communication and critical thinking makes research successful. These skills help researchers reach accurate conclusion and contribute to the development of education and society. ठीक है. लेसन 3 से स्टार्ट करते हैं. द रोल ऑफ एथिक्स एंड इंटेग्रिटी इन रिसर्च. अभी आपकी एथिक्स और आपका लॉयल जो आपकी लॉयलनेस है वो उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रिसर्च के अंदर. रिसर्च सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता कि भाई इंफॉर्मेशन ले आओ, ठीक है,
इंफॉर्मेशन लाना, रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन निकालना ही रिसर्च का काम नहीं होता, बट ये एक रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट और एथिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके एथिक्स को, आपका वे ऑफ, आपकी थिंकिंग को, ठीक है, आपके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसर्च, किसी भी प्रकार की जो रिसर्च है वो डिपेंड करती है कि वो फेयर है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ऑनेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, द एथिक्स आर नॉट प्रेजेंट इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इट्स रिजल्ट में बी बिकम फॉल्स, मिसलीडिंग और हार्मफुल, वो लोगों को नुकसानदायक भी हो सकता है। सिंपल मीनिंग एथिक्स, समझना क्या सही है क्या गलत है और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली अपना बिहेव करना। इंटेग्रिटी यानी कि सच्चाई, ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ काम करना। एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर जो है वो डाटा को चेंज कर देता है कि दिखाने के लिए कि भाई उसको रिजल्ट जैसा चाहिए था वैसा दिखाने के लिए उसने डाटा को चेंज कर दिया, तो वो एक अनएथिकल एक्ट हो गया। बट उन्होंने एग्जैक्टली वैसा दिखाया डाटा जैसा रिसीव हुआ तो वो एक इंटेग्रिटी है। ठीक है, एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना, अपनी वैल्यूज और आइडियल्स को फॉलो करके क्या सही है क्या गलत है के रास्ते पर चलना, कि भाई आपको पता है क्या सही है और आप उसी रास्ते पर चल रहे हो, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हो। इन रिसर्च एथिक्स मीन दैट द रिसर्चर्स फॉलोज ह्यूमैनिटी। एथिक्स का मतलब क्या होता है? सही और गलत का क्या मतलब होता है? भाई आप सही रास्ते पे चल रहे हो, मतलब आप इंसान हो, आप आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, आप ऐसा नहीं चाहते हो। ठीक है, तो आप सच्चे हो, आप रिस्पेक्ट करते हो और आपको अपनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। ठीक है, अब एथिक्स के मेन बेसिस क्या होते हैं रिसर्च के अंदर? सच बोलना, दूसरों की इज्जत करना, उनको कोई हार्म ना पहुंचाना, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च करते दौरान आपको कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्राइवेट ही रखना, पब्लिक ना करना। ठीक है, वर्किंग विद परमिशन के साथ काम करो और चोरी चकारी नहीं करनी है। एग्जाम्पल, if information is being taken from students in a research study के अंदर बच्चों से इंफॉर्मेशन ली जाती है, उनकी परमिशन ली जाती है, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटीज एंड एथिकल बिहेवियर। मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी का मतलब होता है ट्रूथ को, सच को मेंटेन करके रखना, कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी के साथ अपने थॉट्स, एक्शंस और रिजल्ट से। इन रिसर्च इंटेग्रिटी मीन्स दैट द रिसर्चर, इंटेग्रिटी, अगर आप रिसर्च के अंदर इंटेग्रिटी दिखाते हैं इसका मतलब यह है कि आपने डाटा को मैनिपुलेट नहीं किया, कोई गलत रिजल्ट नहीं दिखाया, डज नॉट प्रेजेंट समवन एल्स वर्क एज देयर ओन, किसी और के काम को अपना नहीं दिखाया, एंड प्रॉपर्टी एक्नॉलेज ऑफ ऑल, प्रॉपरली एक्नॉलेजेस ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज को एक्नॉलेज किया कि भाई मैंने ये यहाँ से लिया था, ये यहाँ से लिया था, ये यहाँ से लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ रिसर्चर ओनली shows only those out of 50 surveys response that support their theory, this goes against integrity। अगर एक रिसर्चर ने भी 100 फॉर्म भरवाए जिसमें से 50 वो ऐसे फॉर्म है जिनमें जैसा रिसर्चर को आंसर चाहिए था वैसा मिल गया और उसने उन्हीं को दिखाया, तो ये एक अनएथिकल काम हो गया। ठीक है, ये आप इंटेग्रिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर अब ये एथिक्स और इंटेग्रिटी ज़रूरी क्यों है? ठीक है, एथिक्स और इंटेग्रिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च के अंदर, क्योंकि इसका एक पर्पस, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ नॉट ओनली टू गेट अ डिग्री और प्रिपेयर अ रिपोर्ट, इतना ही नहीं होता, बट कि सच का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट ट्रूथ, रिसर्च इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, अगर डाटा गलत है तो कंक्लूजन भी गलत है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, मेंटेन ट्रस्ट, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन एंड रीडर्स विल ट्रस्ट द रिसर्चर ओनली इफ दे आर ऑनेस्ट। भाई एक रिसर्चर है जिसका रिकॉर्ड है 3-4 बार वो पकड़ा गया है गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो फेमस हो जाएगा और उसकी आर्टिकल्स कोई नहीं पढ़ेगा। और एक ऐसा रिसर्चर जिसको कोई नहीं जानता बट ही इज, वो उन्होंने सच्ची डाटा दी है, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू गेन सम फेम। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो ह्यूमन्स, चिल्ड्रन, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटीज़ के ऊपर बेस्ड होती है और ऐसे केसेस में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। मैंने कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ काम होते हैं, तो उसके अंदर यही है, अभी आपको लॉ अबाइडिंग रिसर्च करना पड़ेगा। टू प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, गलत रिसर्च मतलब गलत पॉलिसी, गलत प्लान और गलत डिसीजन। अगर एजुकेशनल रिसर्च इज बेस्ड ऑन रॉन्ग डाटा, the government schools may make wrong decisions। Main principles of research ethics,
सबसे पहला है ऑनेस्टी। भाई रिसर्चर को सच्चा होना पड़ेगा। डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग रिपोर्ट, सब कुछ सच सच दिखा दो। क्या करना चाहिए? राइट डाटा एज इट इज रिसीव्ड, जैसे ही डाटा आई उसको लिख दो। कोई भी फॉल्स कंक्लूजन मत निकालो और रिजल्ट को ज़्यादा एग्जैजरेट मत करो। पता लगे बात छोटी सी है और उसका पहाड़ बना दिया, ठीक है। अगर एक रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नॉट एज एक्सपेक्टेड, जैसा उम्मीद किया था वैसा रिजल्ट नहीं आया, उनको नहीं छुपाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है भी एक किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया कि ये रिजल्ट हो सकता है और अब आपका ही आंसर गलत निकला है, तो कुछ रिसर्चर क्या करते हैं, रिजल्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक। ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च शुड अवॉइड पर्सनल ओपिनियन। खुद के ओपिनियन के ऊपर रिसर्च नहीं होती है। आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, वो वैलिडेटेड है, लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन कभी रिसर्च के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, रिसर्चर शुड मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रेफरेंस। आपको पसंद कुछ हो रहा है लेकिन उल्टा रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा नहीं आप उसको जो है चेंज कर देंगे, उसको मैनिपुलेट कर देंगे, नहीं, एग्जैक्ट वही दिखाओ। अगर एक टीचर रिजल्ट दिखाना चाहता है फेवरेट क्लास एज बेटर, अभी एक टीचर क्या है, टीचर ना दिखाना चाहता है कि भाई मेरी जो फेवरेट क्लास है ना उसका रिजल्ट अच्छा है और जो क्लास मुझे ठीक ठीक लगती है उसका रिजल्ट गंदा है, ठीक है। तो if a teacher wants to show the results of a favorite class as better, that goes against objectivity. First of all, टीचर की कोई फेवरेट क्लास होनी ही नहीं चाहिए। टीचर shouldn't be biased. Confidentiality, it means in many studies personal information of participants is collected. बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस के लिए आपको रिसर्च करनी है, तो भाई आप सभी कैंसर पेशेंट्स के पास जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे उनकी हेल्थ हिस्ट्री, कभी कभी उनकी लाइफ के अंदर पूरे दिन का रूटीन क्या होता है। इवन आफ्टर गोइंग टू द बेड दे नीड टू नो द प्रॉपर एक्टिविटी अ पर्सन इज डूइंग, ठीक है। वो क्या हो गई, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटैक्ट रखना, उसको हिडन रखना एक रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन विदाउट सेइंग, कहने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टिसिपेंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, उनकी प्राइवेसी आप जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे एंड किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एग्जाम्पल जैसे बच्चों के मार्क्स हो गए, ठीक है, फैमिली इंफॉर्मेशन हो गई, वो जो है बिना परमिशन के रिवील नहीं करनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, अ पर्सन इंक्लूडेड इन रिसर्च शुड बी फुल्ली नो। अभी जो पर्सन जिसकी मदद से आप रिसर्च कर रहे हैं उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि भी रिजल्ट किस बारे में है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी रिसर्च के लिए और उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सिंपल मीनिंग ये है कि इंक्लूडिंग समवन इन रिसर्च विदाउट टेलिंग देम इज रॉन्ग। बिना किसी को बताए कुछ भी रिसर्च आप की जा रही हो तो वो एक गलत चीज़ है। अगर एक रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन चिल्ड्रन, परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड गार्जियन मस्ट बी टेकन फर्स्ट। भाई बच्चा है, खुद के डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो उसका गार्जियन उसका एक जो है परमिशन देगा। पार्टिसिपेंट्स की रिस्पेक्ट, एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन रिसर्च शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। हर किसी की इज्जत आपको करनी पड़ेगी। नो पार्टिसिपेंट शुड बी इंसल्टेड, प्रेशर्ड और इमोशनली हर्ट, उनको नहीं करना है आपको। एग्जाम्पल, रूड लैंग्वेज यूज करना ड्यूरिंग अ इंटरव्यू इज अनएथिकल। इंटरव्यू के दौरान उनके साथ गलत तरीके से बिहेव करना इज वेरी रॉन्ग। डू नॉट हार्म, द पर्पज ऑफ रिसर्च शुड नॉट बी टू हार्म एनी पर्सन, सोसाइटी, इंस्टीट्यूट और नेचर। रिसर्च का जो पर्पज है उसका ये पर्पज नहीं होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन को, नहीं। इफ अ स्टूडेंट फील्स मेंटली स्ट्रेस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू के दौरान उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चन को सेंसिटिविटी के साथ पूछना चाहिए कि सामने वाले की मेंटल कंडीशन क्या है। ऐसे सवाल पूछने से उनकी कोई बैड मेमोरी तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी के साथ आपको ये सवाल पूछने चाहिए। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, दूसरे लोगों के आइडियाज़, राइटिंग्स और डाटा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। नहीं क्रेडिट देना गलत है, अनएथिकल है। उसे क्या कहते हैं, उसे प्लेजारिज्म कहते हैं। प्लेजारिज्म का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो जो गैलरीज होती हैं उसके अंदर प्लेजेरियम के बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं कि भाई ये आर्ट तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इन्होंने प्लेजेरियम किया है, उन्होंने मेरी आर्ट को कॉपी किया है। कॉपीइंग अ लाइन फ्रॉम बुक एंड राइटिंग इट इन योर रिपोर्ट विदाउट गिविंग सोर्सेज, प्लेजेरियम। भाई आपने किसी की किताब की रेफरेंस से आपने कुछ रिपोर्ट लिखा
और आपने उनको कंक्लूजन भी, आपने उनको ना तो उनसे परमिशन ली, ना उनको बताया, ना उनको क्रेडिट दिया, तो वो एक अनएथिकल बिहेवियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्चर को अपने काम, अपने कंक्लूजन और अपने इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर कोई गलती हो गई रिसर्च के अंदर, उसे सही करना रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन रिसर्च, अब भी क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस चल रही है, जैसे फैब्रिकेशन। Whenever a researcher invents in false data and presents it, गलत डाटा दिखा के प्रेजेंट कर दिया। Writing results without actually conducting a survey, बिना सर्वे किए ही कुछ भी कंक्लूजन निकाले जा रहे हैं। Falsification, when real data is changed or selectivity presented, भाई सेलेक्टिव आपने डाटा को प्रेजेंट किया है अपने रिजल्ट के फेवर में लाने के लिए। शोइंग ओनली दोज 50 रिस्पॉन्सेज दैट सपोर्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। प्लेजेरियम, प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क एज योर ओन, किसी और के काम को खुद का बता के निकाल दिया। कॉपीइंग एंड पेस्टिंग एन आर्टिकल एंड सबमिटिंग अंडर योर ओन नेम, मतलब कि आपने कहीं से आर्टिकल कॉपी किया, दिखा दिया और कह दिया ये मैंने लिखा है, जबकि आपने नहीं लिखा है। डुप्लीकेट सबमिशन, सबमिटिंग द सेम रिसर्च पेपर इन डिफरेंट प्लेसेस अंडर वन्स ओन नेम इज रॉन्ग, खुद के नाम पर अलग अलग रिसर्च पेपर्स को अलग अलग जगह पर बांटना गलत चीज़ है, ठीक है। आप किसी और के हाथ में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इट इज़ वेरी रॉन्ग। इम्प्रॉपर रेफरेंस, नॉट गिविंग क्रेडिट टू अ सोर्सेज, गिविंग इनकरेक्ट क्रेडिट इज अनएथिकल। भाई आपने जहाँ से, भाई अब हर कोई पर्सन खुद से तो नहीं सारे डाटा लिख सकता ना। ऑब्वियसली रिसर्च के दौरान आपको बहुत सारे आर्टिकल्स चाहिए होते हैं। अब उन आर्टिकल्स में किसी एक आर्टिकल ने आपकी मदद करी और आपने वही आर्टिकल अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर शो किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये रिसर्च मैंने ये जो आर्टिकल है ये यहाँ से लिया है और इसकी ये मदद की है। कोवर्जन, किसी इंसान को ज़बरदस्ती करना अपने रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए कि तुम्हें तो करना पड़ेगा। Telling a student that they will not get marks if they do not fill out the survey, बच्चों को कहना कि अगर आपने सर्वे नहीं फिल किया तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं मैं दूंगा, ठीक है। रोल ऑफ इंटेग्रिटी इन रिसर्च, क्या क्या रोल है। इंटेग्रिटी मेक्स रिसर्च स्ट्रॉन्ग, यूजफुल एंड ट्रस्टवर्दी, आपकी जो इंटेग्रिटी से आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग, यूजफुल और ट्रस्टवर्दी बनती है। कैसे? इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी, पीपल ट्रस्ट ऑनेस्ट रिसर्चेज, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्वालिटी ऑफ नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज ऑब्टेन्ड विद इंटेग्रिटी इज करेक्ट एंड यूजफुल। इनहेंसेस द रेपुटेशन ऑफ रिसर्च, द इमेज ऑफ रिसर्चर एंड इंस्टीट्यूशंस बिकम स्ट्रॉन्गर। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रॉन्ग कंक्लूजन, अगर डाटा सही है तो कंक्लूजन भी सही होगा। रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च के लिए एक सब्जेक्ट मिल जाता है। क्लीन एंड ऑथेंटिक रिसर्च इज यूजफुल फॉर फ्यूचर स्कॉलर्स। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर हैज सम इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या? पहले सच बोलो, डाटा को सही दिखाओ, कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना पूछे मत करो। परमिशन, ऑब्टेन कंसेंट बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च, कंसेंट होना चाहिए आपके पास। बी अनबायस्ड, वर्क अकॉर्डिंग टू एविडेंस एंड नॉट पर्सनल प्रेफरेंस। गिव क्रेडिट, गिव प्रॉपर रेफरेंस टू अदर्स आइडियाज, बुक्स एंड रिसर्च। भी क्रेडिट दो, जहां से जो चीज ली है उसको प्रॉपर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। बिहेव रिस्पेक्टफुली, सबकी इज्जत करो, सबको डिग्निटी के साथ आपको ट्रीट करना है। अवॉइड हार्म, रिसर्चर को किसी को भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हार्म नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स इन रिसर्च, अभी बेनिफिट क्या होंगे? अगर आप एथिकल है तो आपका बेनिफिट क्या होगा? रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपके रिसर्च के ऊपर भरोसा किया जाएगा। बेनिफिट्स सोसाइटी, करेक्ट रिसर्च लीड्स टू द करेक्ट पॉलिसीज एंड डिसीजंस, सही पॉलिसीज और डिसीजंस आप बना पाते हो। प्रोटेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स को आप प्रोटेक्ट करते हो, ह्यूमन राइट्स को आप प्रोटेक्ट करते हो, प्राइवेसी राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। इम्प्रूव रिसर्च क्वालिटी, आपकी जो एथिकल रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और वैल्यूएबल होगी। इम्प्रूव्स द रिसर्चर्स रेपुटेशन, एक सच्चे रिसर्चर को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स इन रिसर्च, एग्जाम्पल 1, रिसर्चर शुड स्टडी चिल्ड्रंस लर्निंग हैबिट्स, बच्चा कैसे याद कर रहा है उसकी लर्निंग हैबिट्स को देखे, उनको परमिशन ले पेरेंट्स से, और बच्चों का नाम कॉन्फिडेंशियल रखे, तो ये एक एथिकल रिसर्च हो गई। अ स्टूडेंट कॉपीड द एंटायर असाइनमेंट फ्रॉम इंटरनेट से कॉपी किया, ये एक अनएथिकल बिहेवियर हो गया क्योंकि ये प्लेजियरिज्म है, ठीक है। इन अ सर्वे पार्टिसिपेंट्स गेव पर्सनल इंफॉर्मेशन और रिसर्चर डिड नॉट शेयर इट विद एनीवन एल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ ना शेयर करना, कॉन्फिडेंशियलिटी। द रिसर्चर रिजल्ट्स वर अगेंस्ट द रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशन, जो मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जैसा भी रिजल्ट आया मैंने प्रेजेंट कर दिया, तो ये इंटेग्रिटी हो गई। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं भाई? वर्किंग अंडर प्रेशर, कभी कभी रिसर्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि जल्दी रिजल्ट लेके आओ, कभी कभी गलती भी हो जाती है। लैक ऑफ नॉलेज, मैनी पीपल डू नॉट फुली नो द एथिकल रूल्स, उनको एथिकल रूल ही नहीं पता। केयरलेसनेस, सम पीपल थिंक प्लेजियरिज्म और डाटा मैनिपुलेशन इज
अ स्मॉल इशू, छोटा इशू है, बट इट हैज़ अ सीरियस ऑफेंस, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है ये। कॉम्पिटिशन, इन द प्रेशर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने के चक्कर में पब्लिकेशन जॉब्स, मेनी पीपल डू अनएथिकल वर्क, सही काम नहीं कर पाते कभी कभी कुछ लोग, ठीक है। अब भाई कैसे मेंटेन करें, प्रॉपर प्लान बनाओ पहले तो, ठीक है। रिसर्च करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जो डाटा है वो सच्चा होना चाहिए, सही जगह से सही इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। प्लेजेरियम को अवॉइड करो, आपका जो टॉपिक है वो पहले उसके ऊपर किसी और ने रिसर्च तो नहीं कर रखी है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एजुकेशन, रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के अंदर, क्योंकि टीचिंग मेथड्स को, करिकुलम और असेसमेंट को, स्टूडेंट डेवलपमेंट को बढ़ाने में ये मदद करता है। इफ एजुकेशनल रिसर्च इज अनएथिकल हुई तो इट विल encourage wrong policies and wrong techniques in practices. Example, if a school artificially shows its good results as good, artificially दिखाते हुए हमारे तो रिजल्ट ही अच्छे आ रहे हैं, बच्चा एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ लेकिन रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रियल प्रॉब्लम विल रिमेन हिडन एंड इम्प्रूवमेंट विल नॉट हैपन। अभी उन्होंने दिक्कत छुपा दी तो आज तो वो इसीलिए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है क्योंकि शायद कोई कमी थी, लेकिन अगली बार जब अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो उनकी खुद की गलती है, कमी नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। ब्रीफ कंक्लूजन ये निकलता है कि एथिक्स एंड इंटेग्रिटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस ऑफ रिसर्च, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स गिव्स रिसर्च द राइट डायरेक्शन एंड इंटेग्रिटी मेक्स इट ट्रस्टवर्दी, ठीक है। अ गुड रिसर्चर एक वही होता है जो सच्चा होता है, अनबायस्ड, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पेक्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, अवॉइड प्लेजेरिज्म एंड presents data honestly. Therefore, research is not only a process of gaining knowledge इकट्ठा करना नहीं है, बट ये एक प्रोसेस है, सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए। और यहीं पर हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज मेनी मोर वीडियोज आर कमिंग योर वे। एंड जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज का, वो भी आने वाली है, तो बी अवेयर एंड बी अपडेटेड, साथ साथ डेली चेक करते रहना क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड मेन कंटेंट डलने वाला है। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू हैव, यू शुड मेंशन इट इन द कमेंट्स।